पास जो है वो एक्सक्रीशन है, ठीक है। मैं ये आप के पास एक्चुअली मैं नई फाइल ओपन कर दूँ उसके पॉइंट ऑफ उससे अकॉर्डिंग ये सर आपकी आवाज बहुत थोड़ी आ रही है। यस जी बेटा, क्या आप लोगों को आवाज आ रही है? सर यस सर आ रही है सर। तो थोड़ी आ रही है, थोड़ी सी लाउड बोलो। बेटा मैं बहुत ऊंचा बोल रहा हूँ, माउथ पीस मेरे पास है बिल्कुल। ओके जी, तो लाइफ को बेटा जी डिफाइन करते हैं। जब आप लाइफ का वर्ड यूज़ करते हैं तो साइंटिफिक इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि दैट इज़ अ सेल्फ सस्टेनिंग केमिकल सिस्टम। जो आपके पास लाइफ है इसके लिए वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ अ सेल्फ सस्टेनिंग केमिकल सिस्टम। ओके, अ सेल्फ सस्टेनिंग केमिकल सिस्टम के खुद ब खुद चलने वाला एक केमिकल सिस्टम है। ओके, अब चूंकि हम इसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं कि ये केमिकल सिस्टम है, ओके, तो केमिकल सिस्टम के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। उन रिएक्शंस को कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, हम उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके बेटा, मेटाबॉलिज्म चूंकि रिएक्शंस हैं तो ऑब्वियसली रिएक्शंस में बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं और इन बाई प्रोडक्ट्स के लिए जो आप वर्ड यूज करते हैं वो आप वर्ड यूज करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। तो आप कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है। ओके, अब बेटा ये जो आपके पास मेटाबॉलिक वेस्ट है, इस मेटाबॉलिक वेस्ट में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं? तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास है, हम इंसान के ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे आपके पास सवाल ये पैदा होता है कि क्या तमाम अमाइनो एसिड से यूरिया पैदा होता है? तो जवाब है नहीं। जब आप प्रोटीन्स खाते हैं खुराक में तो उन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया जाता है अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में। अब वो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो अब हमारी बॉडी में नई प्रोटीन्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। अब वो अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल नहीं हुए, एक्स्ट्रा थे, उनके लिए क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? तो वो ये होता है बेटा, आपको पता है कि ये आपके पास एक जनरल फार्मूला है अमाइनो एसिड्स का। एक मिनट, ये क्या होगा टीम्स को, जस्ट अ मिनट, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, जस्ट ओके, आपके पास यहाँ पे ये है जी अमाइनो एसिड्स का एक जनरल फार्मूला कार्बन, उसमें यहाँ आपके पास R, यहाँ पे H, यहाँ आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ आपके पास क्या है? अमाइन है। ओके, अब होता क्या है कि ये जो अमाइन ग्रुप है, इस अमाइन ग्रुप को यहाँ से रिमूव करवा दिया जाता है, इस अमाइन ग्रुप को यहाँ से रिमूव करवाया जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीएमिनेशन। प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीएमिनेशन कहते हैं, दैट इज द डीएमिनेशन। अब जो बाकी आपके पास स्ट्रक्चर बच जाता है इसे कीटो शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसे कीटो शुगर में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो आपके पास कीटो शुगर है इसे आगे एनर्जी हासिल की जाती है, इसे क्रेब्स साइकिल में भेजा जाता है। अब ये डीएमिनेशन से आपके पास अमाइन आया है, ये अमोनिया और अमोनियम में कन्वर्ट होता है और इससे फर्दर यूरिया साइकिल के जरिए यूरिया बनाया जाता है। तो ये आपके पास हुआ कि अमाइनो एसिड्स का जो मेटाबॉलिज्म है, डीएमिनेशन है, वहां से यूरिया पैदा होता है। अब दूसरी चीज है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस फ्रॉम, यूरिक एसिड कहां से प्रोड्यूस होता है? तो आप कहते हैं न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड्स की जो आपके पास मेटाबॉलिज्म है उससे यूरिक एसिड पैदा होता है। न्यूक्लिक एसिड में ऐसा क्या है जिससे यूरिक एसिड पैदा होता है? न्यूक्लिक एसिड में जो प्योरीन्स हैं, आपको पता है प्योरीन्स एडेनिन और गुआनिन को कहते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके पास 9 कॉर्नर्ड, एक आपके पास यहाँ ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, इसे 1.5 रिंग या डबल रिंग भी कहते हैं।
अब आप देखें इनका स्ट्रक्चर यूरिक एसिड से मिलता जुलता होता है, तो इसलिए इनकी जो मेटाबॉलिज्म होता है उससे आपके पास यूरिक एसिड पैदा होता है। फिर आपके पास कैरिएटिनिन है, ये मसल कैरिएटिन से कैरिएटिनिन पैदा होता है, मसल कैरिएटिन से कैरिएटिनिन पैदा होता है, और बिलिरुबिन से, बिलिरुबिन जो है वो हीमोग्लोबिन से पैदा होता है। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर इनका एक मखसूस लाइफ स्पैन होता है, ऑलमोस्ट 120 डेज। आफ्टर 120 डेज ये क्या करते हैं, ये जाके ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये लिवर के अंदर ये टूटते हैं, इनमें मौजूद हीमोग्लोबिन जो है उसको उसको जब तोड़ा जाता है तो उसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बिलिरुबिन कहलाती है। ठीक है जी। और फिर बहुत सारे जो आपके हार्मोन्स हैं उनको तोड़ा जाता है, और उन हार्मोन से आपके पास बहुत सारे वेस्ट पैदा होते हैं। तो आपके पास ये कुछ पॉइंट्स हैं याद रखने वाले, कि यूरिया जो है वो अमीनो एसिड की मेटाबॉलिज्म से पैदा होता है, यूरिक एसिड जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड से पैदा होता है, कैरिएटिनिन मसल कैरिएटिन से पैदा होता है, बिलिरुबिन हीमोग्लोबिन से पैदा होता है। ओके जी। अब आते हैं ह्यूमन के जो आपके पास यूरिनरी सिस्टम है, कि इंसान का जो यूरिनरी सिस्टम है वो कैसे एक्ट करता है। ओके जी, हम अब इस चीज पे जा रहे हैं कि इंसान के अंदर एक सिस्टम मौजूद है, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज यूरिनरी सिस्टम। सर थोड़ी स्लाइड ऊपर कर दें। जी जी बेटा, ये स्लाइड्स हैं आपके पास, ठीक है, और मैं ये आपको एंड पे सेंड कर दूंगा, ठीक है, ये आप ओके। तो बात चल रही है आपके पास यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम की, ठीक है जी। सर जी जी सर जो आपने अभी लिखा था ना वो वाला एक दफा दिखा दें, उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम। जी जी, ये मैं आपको वैसे सेंड कर दूंगा फाइल, ये जो चलिए मैं ठीक यहाँ है। पे लिख रहा हूँ ये फाइल आपको सेंड कर दूंगा। ओके ओके सर। ओके सर। ओके जी। अच्छा, आपके पास यहाँ पे दिस इज द यूरिनरी सिस्टम, ये एक ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम है। आपके पास 2 किडनीज हैं, इन किडनीज का टोटल वेट जो है वो हमारे बॉडी वेट का 1% है। ये वेट क्या है जी, हमारे बॉडी वेट का 1% है, लेकिन ये एक हार्ट बीट के साथ 20% ब्लड, दोनों 20% ब्लड रिसीव करते हैं, यानी कि अपने वेट से 19% ज्यादा ये क्या करते हैं, ब्लड रिसीव करते हैं। ये ब्लड रिसीव कहाँ से करते हैं, तो आप कहते हैं जो डिसेंडिंग एओर्टा है, ये डिसेंडिंग एओर्टा नीचे की तरफ मूव करता है, ये डिसेंडिंग एओर्टा यहाँ पे नीचे की तरफ मूव करता है, और इस डिसेंडिंग एओर्टा से आर्टरीज, जिसे रेनल आर्टरीज कहते हैं, वो निकलती हैं और वो किडनी को ब्लड सप्लाई करती हैं। ये जो ब्लड होता है ये किडनी के अंदर फिल्टर होता है और प्रोसेस होता है, फिल्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग होती है, और आपके पास जो ब्लड है फिल्टर होने के बाद, ऑक्सीजन देने के बाद यहाँ से निकलता है वेन्स के जरिए, और ये जो वेन्स हैं ये इंफीरियर वेना कैवा में शामिल हो जाती है। अब जो आपके पास किडनी है, इस किडनी की अगर बात करें तो आपको बेटा ब्लड सप्लाई का बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि आपके पास जो आर्टरीज होती हैं, ये आर्टरीज आगे तकसीम होती हैं आर्ट्रियोल्स में, ये तकसीम होती हैं आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स जो हैं ये तकसीम होते हैं आगे कैपिलरीज में, और जो कैपिलरीज हैं आपके पास, ये कैपिलरीज आगे ज्वाइन करती हैं, दोबारा वेन्यूल्स बनते हैं, और वेन्यूल्स ज्वाइन होते हैं तो आपके पास वेन्स बनती हैं। ये वेन्यूल्स ज्वाइन होते हैं तो क्या बनते हैं, वेन्स बनती हैं। ठीक है जी। अब यहाँ देखें, ब्लड फिल्टर हुआ, ब्लड में मौजूद टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब किया, वो एब्जॉर्ब हुआ जो वाटर या फिल्ट्रेट है यूरिन की फॉर्म में, ये एक ट्यूब्यूल जिसे यूरेटर कहा जा रहा है, वो उसके जरिए होता हुआ ब्लैडर में आ जाता है। ब्लैडर जो है ये फिल हो जाता है तो इसको एम्प्टी किया जाता है यूरेथ्रा के जरिए, जो कि मेल एंड फीमेल में डिफरेंट पॉइंट्स पे जाके ओपन होता है। मेल में ये पीनस में ओपन होगा और फीमेल में वेजाइना में ओपन होगा, ठीक है, नियर वेजाइना। ओके, तो ये आपके पास क्या है कि ये इसकी यूरिनरी सिस्टम की फंक्शनिंग है। यूरिनरी सिस्टम में जो मेन स्ट्रक्चर है, जो फंक्शनल आपके पास पहला स्ट्रक्चर आता है, वो आपके पास ये किडनी है। हम इस किडनी को डिस्कस करते हैं आपके सामने कि ये किडनी कैसे वर्क करता है और इसमें क्या क्या यूनिट्स मौजूद है। तो बेटा दिस इज द किडनी। ओके, अब किडनी का सबसे पहले मैं इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से मूव करूंगा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। बेटा एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि किडनी के इर्द गिर्द 3 लेयर्स होती हैं,
किडनी के इर्द गिर्द कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं किडनी के इर्द गिर्द। किडनी के इर्द गिर्द 3 लेयर्स हैं। जस्ट अ मिनट। किडनी के इर्द गिर्द 3 लेयर्स होती हैं। किडनी के इर्द गिर्द 3 लेयर्स हैं। जो पहली लेयर है, ये फर्स्ट लेयर, इसको रेनल फाइशिया कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर है, इसे रेनल फाइशिया कहते हैं। ठीक है, रेनल फाइशिया, FASCIA, रेनल फाइशिया। इसके बाद इसके अंदर फैट्स की एक लेयर होती है। इसके बाद इसके अंदर क्या होती है? अंदर वाली साइड पे फैट्स की एक लेयर होती है। इस लेयर को, ये जो अंदर वाली साइड पे फैट्स की लेयर है, इसको कहा जाता है पेरीरेनल फैट कैप्सूल। पेरीरेनल फैट कैप्सूल। और जो इसके अंदर नेक्स्ट इनर लेयर क्या कहते हैं? फाइशिया, रेनल फाइशिया। ओके, स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग क्या है? FASCIA। और जो आपके पास इनर है, ये सबसे अंदर वाली, इसको रेनल कैप्सूल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेनल कैप्सूल कहते हैं इसको। दैट इज द रेनल कैप्सूल। ये तीनों लेयर्स किडनी और किडनी के ऊपर जो मौजूद एड्रीनल ग्लैंड है, ये तीनों लेयर्स इन दोनों स्ट्रक्चर्स के इर्द गिर्द हैं। फाइशिया, रेनल फाइशिया, पेरीरेनल फैट कैप्सूल और रेनल कैप्सूल। इसके अंदर आपके पास किडनी है, तो किडनी में आप देखते हैं आपके पास जो बुनियादी तौर पे स्ट्रक्चर्स हैं बेटा किडनी में, बुनियादी तौर पे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सबसे पहला आपके पास, आप बाहर वाली साइड पे देखेंगे, ये जो बाहर वाली साइड है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। ये एरिया आपके पास क्या कहलाता है? दैट इज कॉर्टेक्स। और ये एरिया जो है दैट इज कॉल्ड एज मेडुला। ये एरिया मेडुला कहलाता है। और ये कैविटी पेल्विस कहलाती है। ये कैविटी क्या कहलाती है? पेल्विस कहलाती है। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये देखते हैं, यहां आपके पास जो ब्लड सप्लाई है उसकी अगर हम बात करते हैं कि इसको ब्लड सप्लाई कैसे मिल रही है और ये आगे कहां तकसीम हो रही है। ये रेनल आर्टरी है। रेनल आर्टरी आगे आर्टरियोल्स में तकसीम हो रही है। यहाँ कोई एक आर्टरियोल नहीं है, बहुत सारे इस तरह के आर्टरियोल्स मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये आर्टरियोल्स यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, इस तरह के आर्टरियोल्स मौजूद हैं। ये आर्टरियोल्स आगे डिवाइड हो रहे हैं और कैपिलरीज बना रहे हैं। वो कैपिलरीज ज्वाइन हो रही हैं। वो कैपिलरीज क्या हो रही हैं? ज्वाइन हो रही हैं और क्या बना रही हैं? वेन्यूल्स बना रही हैं। वो ज्वाइन कैपिलरीज होके क्या बना रही हैं? वेन्यूल्स। और ये जो वेन्यूल्स हैं ये वापस जाके क्या बना रहे हैं जी? ये वापस जाके वेन बना रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास इसकी ब्लड सप्लाई है। अब ये जो कैपिलरीज जहां पे, यानी कि आर्टरीज से आर्टरियोल, कैपिलरीज और वेन्यूल्स, इन तीनों के दरमियान मैं बात कर रहा हूं कि आपके पास आर्टरियोल्स, कैपिलरीज और ये आपके पास वेन्यूल, इन तीनों के दरमियान आपके पास किडनी का फंक्शनल यूनिट मौजूद है। एंड दैट फंक्शनल यूनिट इज एक्चुअली द नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स किडनी के अंदर रेनल पायरामिड्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं और ये नेफ्रॉन्स इस किडनी के फंक्शनल यूनिट हैं। और ये क्या करते हैं? ये इन तीनों की इन्वॉल्वमेंट के बाद ब्लड को फिल्टर करते हैं। ठीक है, कैसे? ये हम नेक्स्ट देखते हैं। अब वो जगह जहां से रेनल आर्टरी एंटर हो रही है और रेनल वेन निकल रही है, ये जो गड़ा सा बना हुआ है दैट इज कॉल्ड एज हाइलस। इसको हाइलस कहते हैं। ठीक है जी। अब इस सारे स्ट्रक्चर के बाद, ये जो आपने स्ट्रक्चर देखा है, इस सारे स्ट्रक्चर के बाद हम जाते हैं नेक्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पे, जो इसका फंक्शनल यूनिट जिसे अभी हमने कहा है, जिसे हम नेफ्रॉन कह रहे हैं, उस नेफ्रॉन का एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन के हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपने क्या बताया था कि नेफ्रॉन, आर्टरियोल और कैपिलरीज और वेन्यूल के दरमियान होते हैं? जी जी, इनके मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी इन्वॉल्वमेंट इनके दरमियान मौजूद है। दरमियान मतलब कि इसकी मौजूदगी इनके साथ साथ है।
ठीक है, कहने का मकसद यह है कि ये इनके बीच मौजूद है। अब देखिएगा स्ट्रक्चर देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्या वर्ड यूज किया। अब बेटा आपके पास यहाँ ये जो स्ट्रक्चर जो मैं आपके सामने जिस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को देखिएगा तो ये आपके पास सबसे पहले हम इसके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं। ये जो आपके पास पहला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये देख रहे हैं, दैट इज द ग्लोमेरुलर कैप्सूल और द बोमेंस कैप्सूल। इसी को ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहते हैं, इसी को बोमेंस कैप्सूल भी कहते हैं। तो ये आपके पास क्या है जी, ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, या ये आपके पास इसके लिए जो दूसरा वर्ड यूज होता है वो क्या है, बोमेंस कैप्सूल। उसके बाद इट लीड्स टू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, सॉरी इट लीड्स टू द प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल्स। ये प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल्स है। प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल्स के बाद आपके पास जो अगला स्ट्रक्चर आता है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, वो आपके पास असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा, सॉरी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फेनले है। ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फेनले, और उसके बाद आपके पास आती है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फेनले। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फेनले के बाद आपके पास जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज कॉल्ड एज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दैट इज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे जाके जो एंड होते हैं, एंड दैट प्लेस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के साथ बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। अब ये मैंने आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बताया है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले कि जो नेफ्रॉन्स को हम कॉर्टेक्स और मेडुला की अरेंजमेंट के लिहाज से दो हिस्सों में, दो टाइप्स में तकसीम करते हैं। जो कॉर्टेक्स के अलोंग होते हैं उन्हें हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के मुतालिक एक मिसकंसेप्शन कि इनमें लूपा फेनले नहीं होती, होती है लेकिन रिड्यूस्ड होती है, बिल्कुल छोटी सी लूपा फेनले। ओके, क्या आप देखें दिस इज द लूपा फेनले, लेकिन ये रिड्यूस्ड है। जो मेडुला, ये प्योरली मेडुला में नहीं मौजूद होती, ये कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे मौजूद होते हैं। ये मेडुला और कॉर्टेक्स के जंक्शन पे जो मौजूद नेफ्रॉन्स होते हैं उन्हें जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। और इनके अंदर जो लूपा फेनले होती है वो लॉन्ग एंड डीप होती है। इनके अंदर लूपा फेनले क्या होती है, लॉन्ग एंड डीप होती है, जस्ट लाइक दिस। ओके, और ये जो मेडुलरी जो आपके पास जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन सिर्फ कॉर्टेक्स के एरिया में मौजूद है। मेडुलरी नेफ्रॉन्स, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, इनका इतना पार्ट, ये पार्ट देखिएगा, इनका इतना पार्ट ऊपर वाला हिस्सा ये कॉर्टेक्स में होता है, ये मेडुला में होता है। ऊपर वाला हिस्सा कहाँ होता है, कॉर्टेक्स में। नीचे वाला हिस्सा कहाँ होता है, मेडुला में होता है। ओके, ये आपके पास कॉर्टेक्स में होगा, ये मेडुला में होगा। ओके, अब आते हैं इसके, जो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपके पास एक जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो ये आप इसके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम आते हैं इसके ब्लड सप्लाई की तरफ। तो बेटा ब्लड सप्लाई में यहाँ आपने कुछ चीजें बड़ी तवज्जो तलब हैं और अपने माइंड में रखनी है। वो चीजें क्या क्या हैं? सबसे पहले ये है कि ये आपके पास ए से एफरेंट आर्टरियोल आता है जो कि ब्लड सप्लाई करता है इसे, और ये तकसीम होता है कैपिलरीज में, एंड दीज कैपिलरीज आर कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। अब मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि रेनल आर्टरी आर्टरियोल्स में तकसीम होती है, और ये आर्टरियोल आपके पास एफरेंट आर्टरियोल है। ये जो एफरेंट आर्टरियोल है ये क्या करता है, ये आर्टरियोल तकसीम होता है, एक बॉल ऑफ कैपिलरीज बनाता है। क्या बनाता है, बॉल ऑफ कैपिलरीज बनाता है। और ये कैपिलरीज की जो बॉल है, यहाँ एक्चुअली द फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। फंक्शन हम बाद में, अभी हम स्ट्रक्चर की तरफ है। ये जब अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बॉल ऑफ कैपिलरीज का नाम क्या है, तो इसका नाम है ग्लोमेरुलस। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लोमेरुलस। ओके जी, इसका नाम है ग्लोमेरुलस, दैट इज ग्लोमेरुलस। अब ये जो ग्लोमेरुलस है इसके बारे में कहा जाता है इट्स द बॉल ऑफ कैपिलरीज। आपकी जो कैपिलरी एंड पे है उसमें कहा जाता है कि इट्स जो नेट ऑफ या वो जो एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो जब ऐसी कंडीशन पैदा होती है तो आप इन फर्स्ट इंस्टेंस देखें, फर्स्ट ट्रांस में देखें कि आपको ये कैसी दिखती है। तो फर्स्ट
इंस्टेंस में या स्टेंस में देखते हैं तो ये बॉल ऑफ कैपिलरीज दिखती है। तो दैट्स व्हाई हम इसके साथ ज्यादा जो लिटरेचर में वर्ड यूज हुआ है वो बॉल ऑफ कैपिलरीज है। अब ग्लोमेरुलस वापस मिलता है तो आपके पास इफरेंट आर्टरियोल बनता है। क्या बनता है? एफरेंट आर्टरियोल। अब यहाँ आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए कि सर हमने जो अभी सप्लाई पढ़ी है, सप्लाई में ये पढ़ा है कि जो कैपिलरीज हैं ये वापस मिलती हैं तो आपके पास वेन्यूल बनता है। ये कौन सी कैपिलरीज हैं जो मिल रही हैं? तो आपके पास फर्दर आगे अगेन आपके पास क्या बन रहा है? आर्टरियोल बन रहा है। कि ये कौन सी कैपिलरीज हैं जो आपस में मिलती हैं तो क्या बना रही हैं? आर्टरियोल बना रही है। एक्चुअली इनके अंदर अभी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इनके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दैट्स व्हाई हम इसे क्या कहते हैं? आर्टरियोल कहते हैं। और दूसरा इसलिए कि इसने आगे जाके फर्दर डिवाइड होके अगेन कैपिलरीज बनानी है, इसलिए हम इसे आर्टरियोल कहते हैं। तो ये देखिएगा जी, अब ये आपके पास क्या है? यहाँ ये आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, ये तकसीम होता है, तकसीम होके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बना देता है। ये आप देख रहे हैं कि ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की अरेंजमेंट है। अब यहां से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं ये प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल जो एंड है इन दोनों के ऊपर मौजूद है। और यहां से जब ये नीचे की तरफ मूव करता है, यानी कि लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द मूव करता है, तो यहां जो ये कैपिलरीज बनाता है उन कैपिलरीज के अंदर पे दोनों तरह का ब्लड मौजूद होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड भी होता है, ऑक्सीजनेटेड भी होता है, एंड दैट इज द वैसा रेक्टा। और ये वैसा रेक्टा आपस जब मिलती है यहाँ तो ये वेन्यूल बना देती है। ये क्या बना देती है? वेन्यूल बना देती है। और ये वेन्यूल्स आगे जाके वेन्स बनाते हैं। तो दैट इज ब्लड सप्लाई के एफरेंट आर्टरियोल बॉल ऑफ कैपिलरीज बनाएगा, ग्लोमेरुलस वो मिलके इफरेंट आर्टरियोल बनाएंगे, वहां से आपके पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनेगी और वहां से आपके पास वैसा रेक्टा बनेगा। और वैसा रेक्टा जो है ये जब मिलेगा तो आपके पास क्या बनेगा? तो आप कहेंगे यहाँ से आपके पास वेन्यूल बनेगा और ये वेन्यूल आगे जाके क्या बना देगा? वेन। और वो वेन जो है रेनल वेन वो आपके पास इंफीरियर वेना कैवा के साथ मिल जाएगी। तो बेटा ये क्या थे? ये हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं कि ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम इन स्ट्रक्चर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जो अभी आपको स्ट्रक्चर्स बताए हैं इन स्ट्रक्चर्स को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, आप लोगों की तवज्जो है जी? बच्चों सुन रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। ओके जी, ओके। अच्छा, अब आते हैं कि जो चीज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इनका स्ट्रक्चर। ये देखिएगा, अब इनके स्ट्रक्चर पे आते हैं कि इनके स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैंने आपको ये चीजें शेयर की हैं। अब ये आपके पास जो पहला स्ट्रक्चर है कि दैट स्ट्रक्चर इज एक्चुअली, ये जो आपके पास आपके सामने स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के बारे में कहा कि ये जी इसका ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, या इसके बारे में मैंने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज द बोमेंस कैप्सूल। इस बोमेंस कैप्सूल के साथ आपके पास क्या है? यहाँ पे ये वो ग्लोमेरुलस है, दैट इज द ग्लोमेरुलस, और आर्टरियोल दैट इज द एफरेंट आर्टरियोल। और ये आपके पास क्या है? यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, दैट इज द ग्लोमेरुलस, और ये इफरेंट आर्टरियोल। ओके, अब देखिएगा ये है एंडोथीलियम इसकी, ये जो ग्लोमेरुलस है ये इसकी एंडोथीलियम है, और ये एंडोथीलियम पोरस होती है, इसमें सेल्स के दरमियान स्पेसेस मौजूद होती है। ये है उसकी एंडोथीलियम, ये पोरस है, इसमें स्पेसेस मौजूद है। और ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है यहाँ ये, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन या कोलेजन फाइबर्स प्लस ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और कोलेजन से बनी हुई आपके पास एक मेम्ब्रेन है। इसके बाद आपके पास यहाँ बड़े स्पेशल टाइप के सेल्स आते हैं, दीज आर कॉल्ड एज पोडोसाइट्स। ये सेल्स क्या कहलाते हैं? पोडोसाइट्स कहलाते हैं। तो आपके पास बोमेंस कैप्सूल का ये वो फेस है जो ग्लोमेरुलस की तरफ है, और ये वो फेस है जो कि आपके पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स की तरफ है, ये वो फेस है। ओके, अब उससे नीचे अगर आते हैं तो ये आपके पास है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल,
प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के ये वो सेल्स हैं जो एपिथेलियल सेल्स हैं, इनके अंदर एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इस तरह इन्वेजिनेटेड हैं, लैमेला लाइक हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये लैमेला लाइक हैं, ये इस तरह होती हैं। ये अंदर वाली साइड है, ल्यूमन है, दैट इज ल्यूमन यानी कि कैविटी। फिर इसके बाहर भी आपके पास क्या मौजूद होती है, बाहर अगेन आप कहते हैं कि यहाँ बाहर आपके पास ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और यहाँ जो आपके पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, इन कैपिलरीज की दीवारों में कोई पोर्स नहीं होते, इन कैपिलरीज की दीवारों में यहाँ कोई पोर्स नहीं होते, इनके साथ एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हुए होते। ओके हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर था। अब उससे सर मैं नेक्स्ट थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। जी 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 बेटा। सर ये ग्लोमेरुलस वाले जो कैपिलरीज हैं, जी जी, उनमें बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद कौन से सेल होते हैं भला? बेटा ये पोडोसाइट्स हैं, ये वाले पोडोसाइट्स, दीज आर द पोडोसाइट्स, ये देख ये दीज आर पोडोसाइट्स। ठीक है आप अच्छा, और नीचे वो जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की मेम्ब्रेन है वो लैमेला लाइक होती है? जी, वो लैमेला। ओके, ऊपर ऐसी मेम्ब्रेन नहीं होती? नहीं, ऊपर ऐसी मेम्ब्रेन। ओके जी, समझ आई इस बात की, आगे चलें। यस सर। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ देखेंगे तो जो हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो है जी आप, जी जी, वो है लूपा फैनले। जी जी सर ये एक बार प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की दोबारा बता दें। बेटा ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की, ये आपके पास उसकी दीवार है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, और उसके जो सेल हैं, उस वॉल के सेल्स जो हैं, उसकी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई होती है लैमेला लाइक, ताकि एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ सके। ठीक है, फिर बाहर वाली साइड पे बेसमेंट मेम्ब्रेन और साथ कैपिलरीज, जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, वो दिखाई देंगे। ओके, अब आते हैं इसके फंक्शन बाद में देखते हैं, अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपके पास है लूपा फैनले की डिसेंडिंग लिंब। ओके, दिस इज अ डिसेंडिंग लिंब। डिसेंडिंग लिंब जो है ये, और उसके बाद इसकी यहाँ होती है असेंडिंग लिंब। असेंडिंग लिंब थिक होती है, डिसेंडिंग लिंब थिन होती है। ओके, फंक्शन हम बाद में देखते हैं। अब जो आपके पास असेंडिंग लिंब है, दैट इज परमिएबल फॉर सोडियम एंड क्लोराइड आयन, ये सोडियम और क्लोराइड आयन के लिए परमिएबल है। एंड दैट इज परमिएबल फॉर वाटर, ये पानी के लिए परमिएबल है, ये पानी की मूवमेंट के लिए। ठीक है जी, इसके बाद आपके पास डिस्टल ट्यूब्यूल आती हैं। डिस्टल ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, हम उसका फंक्शन देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर बहुत रेयरली देखेंगे आपकी बुक में, क्योंकि उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं आपको उसका फंक्शन बताऊंगा। नेक्स्ट जो आपके पास आते हैं दैट इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमने उसका फंक्शन देखना है हार्मोनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके पास सेल्स हैं, ये सेल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये वॉल ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के सेल है। इसके साथ भी यहाँ क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ आपके पास अगेन इस जगह आपके पास ये कैपिलरीज है। ओके, यहाँ कैपिलरीज, ठीक है, ये कैपिलरीज की दीवार है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये कैपिलरीज की दीवार, और यहाँ आपके पास ब्लड मूव कर रहा है। अब हम आते हैं इनके फंक्शंस की तरफ। अभी हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, अब हम इनके फंक्शंस पे आ रहे हैं। ये जो इतना स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, दैट इज कॉल्ड एज रेनल कार्पसल, यानी कि ये रेनल कार्पसल कहलाएगा। दैट इज रेनल कार्पसल, याद रखिएगा, दैट इज रेनल कार्पसल। ओके, ये रेनल कार्पसल है। रेनल कार्पसल क्या है? आपके पास बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को इकट्ठा कंसीडर किया जाए तो ये रेनल कार्पसल है, और ये जिस प्रोसेस में इन्वॉल्व है उसे फिल्ट्रेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो आपके पास जो बेसिक फंक्शन है नेफ्रॉन के, ये मैं दोनों तरह के नेफ्रॉन की बात कर रहा हूं, चाहे कॉर्टिकल नेफ्रॉन है या चाहे जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन है, दोनों का जो बेसिक फंक्शन है वो फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन है। तो पहले देखते हैं फिल्ट्रेशन क्या होती है। बेटा एक्चुअली आपके पास ये जो फिल्ट्रेशन है, इट इज परफॉर्म्ड बाय ब्लड
प्रेशर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल, ब्लड प्रेशर जो एफरेंट आर्ट्रियोल में होता है, ये आर्ट्रियोल का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या करता है, ब्लड को पुश करता है, ब्लड फ्लो करके आ रहा है एक फोर्स के साथ और वो आके ग्लोमेरुलस से टकराता है। ग्लोमेरुलस की जो दीवार होती है वो पोरस होती है। हर वो चीज जिसका मॉलिक्यूलर वेट या जिसका साइज प्रोटीन से कम होता है वो यहाँ से फिल्टर होके इस बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाती है और यहाँ ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाता है। ग्लोमेरुलस की वॉल्स पोरस हैं, तो ब्लड जो है यहाँ क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है। ब्लड में मौजूद वाटर, ब्लड में मौजूद ग्लूकोज, ब्लड में मौजूद यूरिक एसिड, यूरिया, ब्लड में मौजूद आपके पास जो मिनरल्स हैं, सारा कुछ जो प्रोटीन से छोटा है साइज में, वो फिल्टर होके कहाँ चला आता है, वो फिल्टर होके बोमेन कैप्सूल की कैविटी के अंदर, ल्यूमन के अंदर आ जाता है। यहाँ ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, यहाँ पे आ जाता है। इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को जो चीजें सपोर्ट कर रही हैं वो पोडोसाइट्स का स्ट्रक्चर है और ग्लोमेरुलस का। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज कट रही। सर आपकी भी आवाज कट रही है। बेटा वो लाइट ऑफ हो गई थी। आवाज आ रही है आपको? बेटा आवाज आ रही है? जी सर आ रही बच्चों है। आपको आवाज आ रही है? जी सर। ओके, तो आपके पास जो चीजें फिल्ट्रेट में शामिल हैं, जो चीजें फिल्ट्रेट में शामिल हैं वो क्या है, वाटर है, ग्लूकोज है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, मिनरल्स हैं, जी। तो ये सारी चीजें कहाँ आ जाती हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आ जाती हैं। अब क्या होता है, ये इसमें सारी चीजें नुकसानदेह नहीं है, इसमें फायदेमंद चीजें भी हैं, पानी है, ग्लूकोज है, मिनरल्स बहुत सारे हैं जो फायदेमंद है। तो इनकी जो दूसरा प्रोसेस है वो रीअब्जॉर्प्शन है। और बेटा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, तो रीअब्जॉर्प्शन आपके पास होती है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में। तो आप देखें ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स और यहाँ रीअब्जॉर्प्शन। अब जो बात आपने समझनी है वो आपके कंसेप्ट के लिए बहुत जरूरी है, वो क्या है, आपके पास यहाँ तीन कंपोनेंट्स हैं। एक है फिल्ट्रेट, ठीक है, इसमें मौजूद तमाम चीजें। दूसरी आपके पास जो चीज है वो है सेल्स ऑफ ट्यूब्यूल्स के सेल्स। और तीसरी जो चीज है वो आपके पास है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब जो आपके पास जो कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, फिल्ट्रेट से सेल्स ऑफ ट्यूब्यूल्स में डिफ्यूजन के जरिए जाते हैं, लेकिन ट्यूब्यूल्स से कैपिलरीज में ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जाते हैं। ठीक है बेटा, फिल्ट्रेट से सर इस पॉइंट को सर रिपीट कर दें। जी मैं इस पॉइंट को बेटा रिपीट कर रहा हूं। रीअब्जॉर्प्शन क्या होती है कि तीन कंपोनेंट्स हैं, फिल्ट्रेट के साथ आपके पास सेल्स ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और उसके ऊपर मौजूद कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। फिल्ट्रेट में से फायदेमंद चीजें यानी कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और इस तरह की सारी चीजें, पानी के अलावा, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें सेल्स ऑफ ट्यूब्यूल्स में ये जाती हैं डिफ्यूजन के जरिए, और सेल्स ऑफ ट्यूब्यूल से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि एटीपी के एक्सपेंडिचर से जाते हैं। एटीपी इनकी जो ब्लड के अंदर अपटेक है वो एटीपी के जरिए है, लेकिन जो सेल्स ऑफ ट्यूब्यूल्स जो उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो डिफ्यूजन के जरिए, और जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे, लेकिन इनिशियली डिफ्यूजन होती है, और ये उससे आगे जो ट्रांसपोर्ट है ब्लड के अंदर वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ओके जी, अब आते हैं तीसरा प्रोसेस है
दैट इज कॉल्ड एज सेक्रीशन। अब बेटा जो सेक्रीशन का प्रोसेस है, मैं जिसे कह रहा हूं जी सेक्रीशन, ओके, ये आपके पास सेक्रीशन, ये जनरल प्रोसेस सेक्रीशन। अब सेक्रीशन का प्रोसेस क्यों होता है? सेक्रीशन का प्रोसेस इसलिए होता है कि ये जो फिल्ट्रेट है जिसे आपने यूरिन कहा है, इस फिल्ट्रेट का पीएच मेंटेन किया जाए। फिल्ट्रेट का पीएच हमेशा एसिडिक होता है, ये पीएच मेंटेन किया जाए। ये जो सेक्रीशन है इसका मतलब है सेक्रीशन ऑफ H पॉजिटिव एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट की जो आपके पास क्या है, एब्जॉर्प्शन है, और H पॉजिटिव की क्या है, सेक्रीशन है। इस सेक्रीशन का मतलब क्या है, H पॉजिटिव की सेक्रीशन, बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन। ये काम बेसिकली मेनली कौन करता है, ये आपके पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स करते हैं, और उसके साथ साथ आपके पास सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर करते हैं, लेकिन ये उनका सेकेंडरी फंक्शन है। इसका ये स्ट्रक्चर, ये फंक्शन जो है, ये प्राइमरी फंक्शंस में से एक फंक्शन है कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो हैं ये सेक्रीशन में ये एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। लेकिन इनके साथ साथ आपके पास ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मतलब जो आपके पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं, जो लूपा फैनले है, कलेक्टिंग है, ये भी रिलीज और सेक्रीट और एब्सॉर्ब कर रहे होते हैं इनको, लेकिन मेनली कौन कर रहा है, वो डीसीटी कर रहा है। तो तीन फंक्शंस आपने पढ़े। पहला क्या है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कहां से कहां होती है? आप कहते हैं ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में होती है। ग्लोमेरुलस में कौन इन्वॉल्व है? तो कहते हैं पोरस, जो आपके पास सेल्स हैं या पोरस कैपिलरीज हैं ग्लोमेरुलस, और आपके पास जो इस इनकी फिल्ट्रेट के अपटेक में पोडोसाइट्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स। फिर फिल्ट्रेट फ्लो करता हुआ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में जाता है, और वहां पे आपके पास जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के एपिथेलियल सेल्स हैं, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो आपके पास लैमेला लाइक होती है, इन्वेजिनेशंस होती हैं। वहां वो डिफ्यूजन के जरिए फिल्ट्रेट में से तमाम यूजफुल कंपाउंड्स को पानी के अलावा एब्जॉर्ब करते हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एक मैकेनिज्म के जरिए ये इसे ब्लड की कैपिलरीज यानी कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में भेज देते हैं। ओके हो गया। अब जो आपके पास यूरिन है ये मूव कर रही है, और इसका ये फिल्ट्रेट का यूरिन का पीएच मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, और ये पीएच मेंटेन रखी जाती है सेक्रीशन के जरिए, और इसमें इन्वॉल्व है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो कि H पॉजिटिव सेक्रीट करते हैं, बाइकार्बोनेट्स को एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है जी, ये चीजें आपको आगे समझ। जो अब प्रॉब्लम है, जो अब चीज समझने वाली है, दैट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन को कौन-कौन सा स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है? सेक्रीशन को बेटा पहला स्ट्रक्चर है डिस्टल कन्वोल्यूटेड। नहीं, फिल्ट्रेशन। अच्छा जी, फिल्ट्रेशन सबसे पहले आपके पास ये देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे यहाँ समझ आएगा कि ये आपके पास पोरस वॉल्स और पोरस कैपिलरीज, पोरस एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, और दूसरा आपके पास ये पोडोसाइट्स। ओके, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है एक्चुअली इन दोनों को जोड़े रखने के लिए, इन दोनों को, इस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब हम आते हैं आपके पास, सर वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होता है? जी बेटा मैं वाटर पे जा रहा हूँ, मेरा तरफ उसी तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, अब हम जा रहे हैं, ये तो थी कॉमन ये यूरिन फॉर्मेशन। अब हम जा रहे हैं जी जी बेटा। जी ये कंफ्यूजन हो रही है कि जो लास्ट टाइम हमने संडे सेशन में पढ़ा था तो करने का आप कह रहे हैं कि पीसीसी में इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन होती है और वाटर की एब्जॉर्प्शन यानी कि नहीं होती। तो मैंने कहा कम होती है। जी 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 बोले बेटा बोले। बिल्कुल सर, आप बोले आप, लेकिन पहले आपने कहा था। जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि सिवाय वाटर के रीएब्जॉर्प्शन होती है तमाम चीजों की। इसका मतलब ये है कि पानी बहुत कम एब्जॉर्ब होता है, जो पानी ज्यादा एब्जॉर्ब तो आगे की सर हमें बताया गया था कि 65% वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, 65% सोडियम और क्लोराइड आयंस जो हैं, और 100% ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब होता है, 100% प्रोटीन्स एंड 80 to 85% बाइकार्बोनेट्स। तो सर मेजॉरिटी तो वाटर की यहीं पे रीएब्जॉर्ब हो गई।
जी मैं आपको बताता हूँ बेटा। एक्चुअली यहाँ पे ये बात ठीक है, 100% ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन ओवरऑल सोडियम यहाँ से सोडियम एब्जॉर्ब होता है लेकिन ओवरऑल एब्जॉर्ब नहीं होता। अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि प्रोटीन तो फिल्टर होके आते ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पानी के बारे में मैं यहाँ पानी कम एब्जॉर्ब होता है, ये 65%। आई डोंट थिंक सो, आप भी कंफर्म कर लीजिएगा, अगर मैं गलत हुआ तो मैं करेक्शन कर दूंगा आपकी, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये जो आपको मैं सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ ये 3 बुक से हैं, एक फेडरल की बुक है, एक ए लेवल की बुक है और एक आपकी अपनी बुक है, ठीक है। ये वहाँ से आपका जो लेक्चर है प्रिपेयर्ड है। अगर मैं पहले बात बता रहा हूँ बेटा कि अगर मैं वाकई आप विद रेफरेंस मुझे बात कहेंगे, मतलब ये नहीं कि फ़लाँ ने कहा था, आप मुझे किसी बुक का, किसी अथेंटिक आर्टिकल का, किताब का या आर्टिकल का आप मुझे रेफरेंस देंगे, मैं वाकई आपकी बात मानूंगा, मैं आपसे कोई बहस नहीं करूँगा, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से रहा है वो ये है कि मैं आपका कंसेप्ट गलत नहीं बनाऊंगा कभी भी, उससे आपका नुकसान होगा, ठीक है। मैं अपनी अना पे जी डिपेंड हूँगा। हाँ ये है कि अगर कहीं जी 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 बच्चे यही बात हम कह रहे थे कि इस तरह कंफ्यूजन हो रही है, जिस तरह ये जी लास्ट बेटा, पॉइंट में भी अभी हुआ था वो। जी मैं यही बात कर 65 रहा हूँ जी। पानी 65% वाटर 65%। ही एब्जॉर्ब होता है, गूगल पे 65% लिखा हुआ है। बेटा मैं वही बात कर रहा हूँ कि बेटा इंटरनेट सारे के सारा जो इंफॉर्मेशन होती है वो ऑथेंटिक नहीं होती। मैंने अभी आपके कर्ज की थी कि किसी किताब का या किसी आर्टिकल का हवाला दीजिएगा, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। मेरे माइंड में यहाँ एक्स्ट्रा यहाँ मोस्टली वाटर एब्सॉर्ब नहीं होता, मतलब कम वाटर, बहुत कम, मिनिमम अमाउंट एब्सॉर्ब होती है। जो बाकी पानी एब्सॉर्ब होता है मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है, कि पानी एब्सॉर्ब कैसे होता है मैं उस तरफ आ रहा हूँ, ठीक है जी। फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन एंड वाटर एब्सॉर्प्शन, ठीक है जी, आप उसकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा सर इधर जी ये भी था कि tubular structure of loop of Henle allows water passively सभी कहने के उधर की अंदर समझ नहीं, दोबारा बोलिएगा। आपने पहले एक पॉइंट बताया था कि रीअब्जॉर्प्शन जब होती है यानी कि ट्यूब से वापस ब्लड कैपिलरीज में, तो वो एक्टिवली होती है, लेकिन जी सभी जी इधर एक पॉइंट दिखाया था कि लूप ऑफ हैंडले में जो वाटर की एब्जॉर्प्शन है वो पैसिवली है। बेटा मैंने अभी मैंने यहाँ ये पॉइंट आपको बताया है कि ये देखें, ये आपके पास एक्टिव है, ठीक है। अभी जो मैं आगे जा रहा हूँ, अगर आप मुझे टॉपिक थोड़ा सा आगे जाने दें, फिर कोई पॉइंट हुआ तो आप बेशक एंड पे मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपका और आप पॉइंट पढ़ाएं डिस्कस करके ही, ठीक है। अच्छा जी, आपके पास ये है जी, आप इधर देखेंगे ये है असेंडिंग लेम, ये है डिसेंडिंग लेम। यहाँ 2 चीजें याद रखनी है कि ये वाटर के लिए परमिएबल है, ये सोडियम और क्लोराइड के लिए परमिएबल है। अब इसमें बड़ी तवज्जो से चीजें सुननी है। पहला पॉइंट ये है कि बेटा आप जब कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आएंगे, यानी कि ये आपके पास किडनी है, जब आप कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आएंगे, ठीक है जी, यहाँ कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ मूव करेंगे, तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यानी कि टिश्यूज के दरमियान जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड, वो फ्लूइड जो है वो कंसंट्रेटेड होता जाएगा। आप जब कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आएंगे तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ग्रेजुअली क्या होता जाएगा, कंसंट्रेटेड होता जाएगा, ये कंसंट्रेटेड होता जाएगा, ओके। ये बात आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। ये बात माइंड में रखते हुए अब हम पढ़ते हैं कि ये कंसंट्रेटेड होता कैसे है, वो बताने लगा। क्या आपके पास कॉर्टेक्स से मेडुला तक सॉल्यूशन कैसे ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड होता है, तो पहला मैं पॉइंट यहां लिख रहा हूं, ये 1 पॉइंट, कि यहां से एक्टिव सोडियम की सेक्रीशन होती है, सोडियम और क्लोराइड एक्टिवली सेक्रीट होते हैं यहाँ, ओके, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ये क्या हो जाता है, ये आपके पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपके पास सर क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड। बेटा 1 मिनट मुझे ये कर लेने दें, उसके बाद आप बोल लीजिएगा, ये बात मुझे क्लियर कर लेने दें, फिर आप बोल लीजिएगा, मैं आपकी बात सुनूंगा, ओके। आपके पास यहाँ क्या होता है, सोडियम और क्लोराइड की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है। इसके कंसंट्रेटेड होने से अफेक्ट क्या आता है कि ये जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट, ये जो फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है, ये फिल्ट्रेट जैसे ही इस ये डिसेंडिंग लिम्ब में से गुजरता है
तो यहाँ से सेकंड पॉइंट पे क्या है, यहाँ से वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के जरिए यहाँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है। अब वाटर जब यहाँ आ गया तो आपके पास दो इफेक्ट हुए। एक इफेक्ट क्या हुआ कि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड डाइल्यूट हो गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड दोबारा से क्या हो गया, डाइल्यूट, और ये जो इंटरनल फिल्ट्रेट है ये क्या हो गया, ये कंसंट्रेटेड हो गया। ये जो फिल्ट्रेट है ये अब फिल्ट्रेट क्या हो गया, यहाँ पे ये फिल्ट्रेट यहाँ क्या हो गया जी, आप कहते हैं कंसंट्रेटेड हो गया। लेकिन यहाँ दो चीजें याद रखनी है, जो आपके पास जब हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड के कंसंट्रेटेड होने की बात करते हैं तो वो सोडियम की मौजूदगी, और जब आप फिल्ट्रेट कंसंट्रेटेड होने की बात करते हैं तो वो यूरिया की मौजूदगी से कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है जी। अब आपके पास यहाँ कंसंट्रेटेड है, और अगेन जी जब आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड के कंसंट्रेटेड होने की बात करते हैं तो वो सोडियम की मौजूदगी की वजह से कंसंट्रेटेड होता है, और जो आपके पास यानी कि उसमें सोडियम है इस वजह से वो कंसंट्रेटेड है। और जो आपके पास फिल्ट्रेट या यूरिन है, आप कहते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस किया, दैट मींस इट इज कंसंट्रेटेड ड्यू टू द मोर यूरिया की प्रेजेंस ज्यादा है। ओके, अब यहाँ जो पॉइंट है उस पे आ रहा हूँ। सबसे पहले पॉइंट में मैंने कहा कि सोडियम और क्लोरीन की एक्टिव अपटेक होती है ताकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो क्या हो जाए, कंसंट्रेटेड। उसके कंसंट्रेटेड होने से ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसमें बहता हुआ फिल्ट्रेट, उसमें से पानी ऑस्मोसिस से फ्लो करके कहाँ आ जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और ये दोबारा से क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। इसके डाइल्यूट होने से पहले ये जो डाइल्यूट हुआ इसकी वजह से पहले सोडियम जो होगा वो डिफ्यूज होगा, सोडियम क्या होगा, डिफ्यूज होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। तो फिर ये वाला पॉइंट अगेन आ जाएगा कि आपके पास ये दोबारा से एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आपने अभी क्या पढ़ा, देखिएगा जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूं, मैं पहले बता रहा हूं, सोडियम की एक्टिव अपटेक होती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपके पास कंसंट्रेटेड हो जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंसंट्रेटेड होता है तो यहां से वाटर एब्सॉर्ब होता है, वाटर एब्सॉर्ब होता है तो बाहर वाला इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या हो जाता है, डाइल्यूट, और अंदर वाला जो फ्लूइड है, फिल्ट्रेट है, वो क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड। अब ये कंसंट्रेटेड है, बाहर वाला फ्लूइड जो है वो डाइल्यूट है, उसे दोबारा कंसंट्रेटेड बनाना है तो सोडियम पहले सिंपल डिफ्यूज होती है, फिर यहां जाके जब यहाँ पे फिल्ट्रेट पहुंचता है तो उसमें से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, वो पहला पॉइंट दोबारा से आ जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए उसकी अपटेक की जाती है। अब देखें यहाँ जो फिल्ट्रेट है उसकी फ्लो देखें, यहाँ नीचे की तरफ है, यहाँ ऊपर की तरफ है, यानी कि उसका काउंटर फ्लो है, अपोजिट फ्लो है, दैट इज द काउंटर करंट, काउंटर यानी कि अपोजिट फ्लो। और ये क्यों हो रहा है, ताकि वाटर की अपटेक बढ़ाई जाए, ताकि वाटर की अपटेक क्या की जाए, बढ़ाई जाए, इसे कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर, इसलिए इसे क्या कहते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। इसको आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि यहां से फिल्ट्रेट आ रहा है, ओके, बाहर वाला जो फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो कंसंट्रेटेड है, तो फिल्ट्रेट में से पानी यहां आ गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड डाइल्यूट हो गया, इसको दोबारा कंसंट्रेटेड बनाना है तो पहले डिफ्यूजन होगी, फिर क्या होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड, फिर यहां से क्या होगा, दोबारा फ्लूइड आएगा फिल्ट्रेट। जी सर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट सर किसके लिए होगी, जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप क्या कह रहे हैं कि ये किस लिए होगी, ताकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड को जो है वो बनाया जा सके कंसंट्रेटेड, और ये एल्डोस्टेरोन के एक्शन से होती है। ओके सर, ठीक है। अब बोलें जिसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर की समझ नहीं आई तो यहाँ पे आप अब कमेंट कर सकते हैं। जी सर बता दें, नहीं समझ आई सर। ये चैनिंग में जाने से पहले में क्या फर्क है सर? मैंने कहा कि आप सर रिपीट कर दें आप। जी 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 बेटा, सर जी ये डिफ्यूजन वाला जो पॉइंट है ना, नहीं समझ आई। मैं रिपीट करने लगा हूं बेटा, लेकिन अगर आप बारी बारी बात करेंगे तो फिर भी मैं आपकी बात समझ पाऊंगा।
जी सोडियम की डिफ्यूजन वाला पॉइंट दोबारा थोड़ा सा जी मैं सारा पॉइंट दोबारा समझाता हूँ, मैं पूरा पॉइंट दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। सर एक्टिवली और पैसिवली में क्या फर्क है? जी मैं उसी तरफ आता हूँ, मैं डिस्कस करता हूँ। पहला पॉइंट है, मैंने कहा कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आए तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कंसंट्रेटेड होता जाता है। और वो कैसे कंसंट्रेटेड होता है वो बताने लगा। जो आपके पास असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग लिम्ब, ठीक है जी, वहां से सोडियम और क्लोराइड दोनों की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। क्या होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो क्या हो जाता है? कंसंट्रेटेड। इससे क्या होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये हो जाएगा कंसंट्रेटेड। मैंने आपको हैंडआउट्स दिए, उसमें ये मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा। ओके, ये 2 पॉइंट समझ आए हैं ना अभी तक? ये 2 पॉइंट समझ आए हैं? ठीक है। यस सर। अब मैं तीसरे पे जा रहा हूँ। इसके कंसंट्रेटेड होने से डिसेंडिंग लिम्ब में जो फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है उसमें पानी तो रीअब्सॉर्ब हुआ नहीं था, कम हुआ था, उसमें अभी पानी ज्यादा मौजूद है। तो वो जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट में से वाटर ऑस्मोसिस के जरिए फ्लो करेगा और ये वाटर फ्लो करता हुआ कहाँ आ जाएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कहाँ आ जाएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। अब आपके पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या हो जाता है? डाइल्यूट। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या हो जाता है? डाइल्यूट। लेकिन आप कहते हैं कि हमने तो भाई साहब इसे कंसंट्रेटेड बनाना है ताकि पानी एब्जॉर्ब किया जा सके। तो इसे कंसंट्रेटेड बनाने के लिए पहले जो असेंडिंग जो लिम्ब है उसके स्टार्टिंग से सोडियम क्या होता है? पहले सिंपली डिफ्यूज होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। अब अपर पार्ट जो असेंडिंग लिम्ब का है वो एल्डोस्टेरोन के एक्शन से सोडियम की क्या करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये पहले वाला पॉइंट दोबारा आ गया। तो ये बार बार ये साइकिल चलता रहेगा, ये साइकिल क्या होगा? चलता रहेगा। अब इसमें क्या है जो चीजें देखिएगा, इसमें क्या है कि ये जो असेंडिंग लिम्ब है और डिसेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब है और डिसेंडिंग लिम्ब है, इन दोनों में फ्लूइड का फ्लो अपोजिट है। एक में ऊपर से नीचे, एक में नीचे से ऊपर। इसे कहते हैं काउंटर करंट, अपोजिट फ्लो। उसकी वजह से क्या हो रहा है? वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है, आउटफ्लो ऑफ वाटर हो रहा है। यहाँ आउटफ्लो ऑफ क्या हो रहा है? वाटर हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रही है। तो दैट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लायर। तो ये है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ठीक है। और आपके पास ये जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है, इसके नतीजे में क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वाटर एब्जॉर्ब होने से आपके पास जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड प्रोड्यूस होती है। वो क्या होती है? वो कंसंट्रेटेड प्रोड्यूस होती है। अब बेटा मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा आपसे। वो सवाल ये है कि आपने ये पढ़ा होगा कि 99.9 और 99.5% ऑफ वाटर जो है वो क्या होता है कि ये लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से क्या हो जाता है? ये रीअब्सॉर्ब हो जाता है। कहते हैं ना कि ये रीअब्सॉर्ब होता है यहाँ से। तो अगर इतना वाटर यहाँ से रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है जी, ये क्या कर रहा है? उसको रीअब्सॉर्ब कर रहा है। दैट मीन्स कि ये मेन पॉइंट्स हैं जो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर में इन्वॉल्व होते हैं। ये वो रीअब्सॉर्प्शन के पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। अब मैं जो है अगले पॉइंट पे जा रहा हूँ। ये था आपके पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ओके जी, ये है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब नेक्स्ट जो आपके पास है वो है कि जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स हैं उनका काम क्या है और जो हार्मोन्स हैं वो कैसे एक्ट करते हैं। सबसे पहले हार्मोन्स। सर एक क्वेश्चन है सर, आपने सर ये ट्यूबुलर सेक्रीशन जो है सर, ये ट्यूब्यूल के एपिथेलियल सेल से होती है या ब्लड से होती है? नहीं, ये ट्यूब्यूल के एपिथेलियल सेल से होती है। ओके सर, ठीक है। अच्छा जी, अब जो मैं मेन पॉइंट्स पे आ रहा हूँ वो है आपके पास एक्शन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन एल्डोस्टेरोन। बेटा एल्डोस्टेरोन जो है, एल्डोस्टेरोन का जो साइट ऑफ एक्शन है, एल्डोस्टेरोन
इसका जो साइट ऑफ एक्शन है वो कौन कौन सी जगह है? तो पहली जगह इसकी है जनाब जो आपके पास असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फैनले है। असेंडिंग लिम्ब, यहां से ये क्या करता है, यहां से ये एब्जॉर्ब करवाता है सोडियम और क्लोराइड को। उसके अलावा भी डिफरेंट आयंस हैं जिन्हें डाईवेलेंट आयन कहते हैं, वो ये एब्जॉर्ब करवाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल से। यहाँ एक्ट करता है तो यहाँ ये कैल्शियम डाईवेलेंट, मोस्टली जो डाईवेलेंट है, जो सोडियम रह गए होते हैं वो डाईवेलेंट मोस्टली जो होते हैं उनको ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल से एब्जॉर्ब करवाता है। ठीक है, और ये इनकी एक्टिव जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाता है, एक्टिवली एब्जॉर्ब करवाता है। ठीक है जी। दूसरा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सर इनकी एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब इधर से तो निकलेंगे ही ना सोडियम और बेटा, असेंडिंग लिम्ब से निकल के ये आपके पास असेंडिंग लिम्ब से निकल के पहले जाते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, फिर ब्लड में जाते हैं, और यहाँ से ये निकल के डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं। ठीक है, बात समझें? यहाँ से पहले वो जाते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड में, और यहाँ से डायरेक्ट ब्लड में। जी, एल्डोस्टेरोन वाला दोबारा बता दें। एल्डोस्टेरोन जो है ये एक्ट करता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फैनले पे, सोडियम की एक्टिव अपटेक करवाता है जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाता है और वहां से ब्लड में, और डीसीटी पे एक्ट करता है, वहां से कैल्शियम और सोडियम आयन की अपटेक करवाता है जो कि डायरेक्ट ब्लड में पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जाते हैं। जी, आप बोलिए। सर ये एक्टिवली और पैसिवली ट्रांसपोर्ट से क्या मुराद है सर, इसके मतलब थोड़ा सा बता दें। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है बेटा विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मुराद है विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। ठीक है, इसमें आपके पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो एक्टिव, और अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम आप कहेंगे हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होगा तो दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके सर जी जी सर, ये जो एल्डोस्टेरोन डीसीटी से सोडियम की सेक्रीशन करवाता है सर, ये एक्टिव होती है पैसिव अब्जॉर्प्शन करवाता है सर? ये दोनों ब्लड के अंदर ये यहाँ से एब्जॉर्ब करवाता है फिल्ट्रेट में से, ब्लड में भेजता है, और ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन है। ओके एक्टिव, ओके ये दोनों एक्टिव। अच्छा, अब आते हैं एडीएच पे। एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपको पता है कि हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, स्टोर होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और जब हमारी बॉडी में पानी की कमी यानी कि ब्लड का वॉल्यूम कम होता है, पानी कम हो जाता है, तो ये सेक्रीट होता है और ये एक्ट करता है आपके पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के सेल्स पे। ये बेटा जब एक्ट करेगा ना तो ये क्या करेगा, ये देखिएगा, ये इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि ये एक्वापोरेंस प्रोड्यूस करवाता है दोनों साइड पे, एक्वापोरेंस। ओके, एक्वापोरेंस, ये जो एक्वापोरेंस है इनकी शक्ल ऐसी होती है, ये इस तरह, और ये पानी की एक्टिव अपटेक करवाते हैं। यहाँ ऑस्मोसिस नहीं हो रही, यहाँ एक्टिव अपटेक ऑफ वाटर है कि ये ल्यूमन में से वाटर एक्टिवली अपटेक होके सेल से ये कैपिलरी में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये एक्टिव अपटेक करवाता है, ये वाटर की क्या करवाता है, एक्टिव विद एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के सेल्स पे एक्ट करता है, वहाँ एक्वापोरेंस बनवाता है, और ये एक्वापोरेंस एटीपी डिपेंडेंट होते हैं, और ये एटीपी को यूटिलाइज करके ल्यूमन में से पानी को ब्लड में मूव करवाते हैं। जी बताएं, ये समझ आई बात की? जी बच्चों, ये 2 पॉइंट समझ आए? यस सर। सर रिपीट कर दें तो भाई ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन का, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के सेल पे एक्ट करता है, वहाँ एक्वापोरेंस प्रोड्यूस करवाता है। वो एक्वापोरेंस एटीपी को यूटिलाइज करते हुए फिल्ट्रेट में से पानी को एब्सॉर्ब करके ब्लड में भेजते हैं। ओके, ये देखें, एक साइड से पानी एब्सॉर्ब कर रहे हैं और दूसरी साइड से उसे ब्लड में भेज रहे हैं। तो ये आपके पास इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का काम है। अब बेटा देखें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपने फर्स्ट टाइम सुनी होती हैं, उनका मतलब ये नहीं होता कि वो गलत है, उनका मतलब ये भी तो हो सकता है कि आपने ना पढ़ी। हाँ, जिस चीज पे फॉर एग्जांपल जैसे आप रीअब्जॉर्प्शन पे मैं बाकी चीजों के मामले में श्योर हूँ, लेकिन आपने जो वाटर का
कहा है वो उसके मामले में मेरा, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा ए लेवल की बुक में भी, और जो आपके पास जोलॉजी की बुक होती है जो बड़ी ऑथेंटिक मानी जाती है, मिलर एंड हार्ले, वहाँ भी यही लिखा गया है कि जो आपके पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ वाटर बड़ी मिनिमम क्वांटिटी में रीअब्सॉर्ब होता है, उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी जो होती है वो फैनले और जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पे एब्सॉर्ब होती है। ठीक है, और अब चलते हैं आपकी किताब आपकी क्या कहती है वो हम स्लाइड्स देखते हैं। ठीक है जी, तो अब बेटा जी आपके पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ हाईलाइट किए हुए हैं, आप देखिएगा कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन जनरेशन ऑफ वेस्ट इज प्राइमरी डन, ये आपके पास मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाता है। इसमें क्या क्या है? जी 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 बच्चे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी आपने हैंड रेज किया हुआ, कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैसेज लिख दें यहाँ पे अगर कोई कुछ। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके मुझे नहीं आवाज आई बेटा, आपको अगर है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। यहाँ पे है कि यूरिया है दैट इज फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, मैंने आपको समझाया। कैरिएटिनिन जो है वो मसल कैरिएटिन के ब्रेकडाउन से, कैरिएटिन फास्फेट उसके ब्रेकडाउन से कैरिएटिनिन प्रोड्यूस होता है। यूरिक एसिड फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड मींस बाय प्यूरिन्स, और बाकी चीजें हमने देखी। यहाँ यूरिनरी सिस्टम है, पेयर ऑफ किडनीज हैं, इसमें नेफ्रॉन्स हैं जो कि आर्टरीज और आर्टरियोल्स के जरिए और ग्लोमेरुलस के जरिए ये ब्लड सप्लाई ले रहे होते हैं, और ये आप बाकी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस की हैं, ये देखें। और जो हम जिन चीजों पे जा रहे हैं जो आपके पास मेन है वो देखें, ये दैट पॉइंट इज एक्चुअली, ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है दैट इज द रेनल कॉर्पस्कल, ये पूरे का पूरा पॉइंट क्या है? रेनल कॉर्पस्कल, और ये ग्लोमेरुलस। ठीक है जी, इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट हम बात पे जा रहे हैं वो है कि इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो आपके पास ग्लोमेरुलस से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, वहां से वैसा रेक्टा, और अगर आप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को कहें तो बोमेन कैप्सूल, उससे कन्वोल्यूटेड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, लूपा फैनले, डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पेल्विस में ओपन होती हैं। ठीक है जी, और फिर आपके पास जो फिल्ट्रेट है वो the filtrate from glomerulus passes through the structure and is passed ultimately for urine formation। ठीक है जी, और यही वो बातें हैं जो यहाँ पे की गई हैं। नेक्स्ट मैंने ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया, और ये काउंटर करंट मैकेनिज्म के 5 स्टेप आपके सामने लिखे गए हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं, ये नंबर 1 है, यहाँ नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। उससे क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो रेज होती है, फिर पानी यहाँ से क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, लॉस होता है पानी का। ठीक है, फिर उस पानी के एब्जॉर्ब होने से जी जी सर मैंने पूछना था ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड किधर प्रेजेंट है? जी ये किडनी, ये आपके पास टिश्यूज के दरमियान, यानी कि ये जो पायरामिड्स है ना, ये जो आपके पास ये देखिएगा, ये जो रेनल पायरामिड्स हैं, यहाँ आप कहते हैं कि दीज आर द रेनल पायरामिड्स। ओके, ये नेफ्रॉन्स पर मुश्तमिल है। अब जिस फ्लूइड के अंदर ये सस्पेंडेड है, ठीक है, जिस फ्लूइड में वो सस्पेंडेड है दैट इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, यानी कि इन नेफ्रॉन्स के दरमियान, इन नेफ्रॉन्स के बीच ये फ्लूइड मौजूद है। ठीक है, दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके सर जी, मैं फाइल में आपसे शेयर करूंगा। जी बच्चा जी, मैंने आपको अपने हैंड रिटन जो है वो नोट, वो क्या कहते हैं, हैंड आउट्स दिए हैं बेटा, वो भी बड़ी मेहनत से तैयार किए गए हैं, और वो तीनों किताबों से, फेडरल आपकी और ए लेवल की बुक से लिए गए। जी बच्चे आप पूछें। सर मैंने पूछना है कि जो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन जो है सर वो पेल्विस से डायरेक्ट सर वो यूरेटर में जाएगा कि पहले हाइलस में जाएगा? कि हाइलस में जाता ही नहीं है बेटा, हाइलस तो गड़ा है, यानी कि हाइलस ये वो गड़ा है, ये जो नीचे की तरफ ऐसे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये गड़ा एक्चुअली हाइलस है। यानी कि हम कहते हैं हाइलस किडनी का वो पॉइंट है जहां से जो ट्यूब्यूल्स हैं, यानी कि आर्टरीज और वेन्स, आर्टरी एंटर हो रही है और वेन वापस निकल रही है, उस जगह को हाइलस कहते हैं।
ठीक है सर अगर एमसीक्यूज आए कि यूरेटर कहाँ से ओरिजिनेट होता है किडनी में, सर वो हाइलस होगा कि फिर पेल्विस होगा उसका आंसर? हाँ ये बात है, अगर आप स्ट्रक्चरली देखें तो ये ओरिजिनेट फ्रॉम हाइलस हो सकता है, ये उसमें से तो नहीं, जगह तो हाइलस ही है जहाँ से ये ओरिजिनेट होगा, प्लेस की अगर जी सर। सर हाइलस तो सिर्फ एक ओपनिंग। मेरा हैंडल्स कहाँ पे है सर? बेटा मैंने ये बताया है कि अगर आप किडनी को ऐसे देखते हैं ना, किडनी में ये जगह, ये जो आपके पास यहाँ मैं ये येलो से शो करता हूँ, ये जगह, ये जहाँ से स्ट्रक्चर से एंटर और लीव कर रहे हैं, ये दैट इज द हाइलस। ये पेल्विस है यहाँ, दैट इज द पेल्विस, ये पेल्विस है, फिर हाइलस है, फिर यूरेटर। और हाइलस एक्चुअली कोई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ये वो जगह है जहाँ से ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से एंटर और लीव कर रहे हैं। ठीक है सर हैंडआउट्स कहाँ पे हैं? बेटा मैंने इधर ही वॉल पे शेयर किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये है फिल्ट्रेशन। ब्लड पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलस इज फिल्टर्ड इनटू बोमेन्स कैप्सूल। ये स्पेसिफिकली फिल्टर्ड हियर, अनलाइक एट द अदर पार्ट्स ऑफ वेसल्स। ग्लोमेरुलस की वॉल पोरस होती है। फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर इस पॉइंट पे जो होता है आपके पास, ये फिल्ट्रेशन प्रेशर प्रोवाइड करता है। ओके, और फिर क्या है कि फिल्ट्रेट अपीयरिंग इन बोमेन्स कैप्सूल इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्योंकि बोमेन्स कैप्सूल को ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहते हैं। इसमें यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं, और फिर रीअब्जॉर्प्शन, यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड। ठीक है, और फिर क्या होता है, व्हेन फिल्ट्रेट लीव्स द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स मोस्टली कंटेन्स द नाइट्रोजनस वेस्ट। ट्यूबुलर एपिथेलियम सेक्रीट करता है सब्सटेंसेस, यानी कि H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, और एब्जॉर्ब करता है ये आपके पास बाइकार्बोनेट्स को, ताकि पीएच को मेंटेन किया जाए। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर्स आपके सामने ये मैंने डिस्कस किया। फिर है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ किडनी इज ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड फ्रॉम कार्टिकल टू मेडुलरी पार्ट, और ये कंसंट्रेटेड, अब ये देखें, इनर मेडुला इज हाईली कंसंट्रेटेड विद द प्रेजेंस ऑफ यूरिया। ये है, ये बात कर रहा है इनसाइड, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आर इनसाइड द, जो आपके पास असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, ये उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो इंटरस्टिशियल, यहाँ मैंने ये वो बात आपको दोहराई थी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड सोडियम की मौजूदगी से कंसंट्रेटेड है, और जो आपके पास यूरिन कंसंट्रेटेड है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरिया। ओके, यहाँ वो बात मैंने आपको बताई थी। मैकेनिज्म causes a gradual osmotic outflow of water from filter back to kidney as passes downward the descending loop of Henle, और इसको आप क्या कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, और यहाँ ये देखें एक्टिवली सोडियम की इनटेक हो रही है, ये इसको मैंने अभी आपको यही चीज़ें सारी समझाई हैं। ये सारी चीज़ें समझाने का मतलब था कि इन बातों को डिटेल में एक्सप्रेस करना, इन बातों को डिटेल में बताना। ठीक है जी, तो ये आपके पास आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। ये एल्डोस्टेरोन और एडीएच यहाँ पे है। सर अब यहाँ तक आपको कोई इशू है तो वो डिस्कस करें। जी जी, यही है जी बेटा, यही है जो मैंने आपको हैंड आउट, यही वाले मैंने। सर यूरिन का सर पीएच कितना होता है? हाँ, ये पहले भी क्वेश्चन हुआ था एक्चुअली, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन ये एसिडिक होता है, 6 पॉइंट समथिंग होता है, 5 या इस तरह के नंबर होता है, एसिडिक है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट। सर ठीक है सर, असेंडिंग लिप जो होती है ये ठीक है, और डिसेंडिंग लिप किन की होती है, फर्क की है दोनों में? एक्चुअली जो असेंडिंग लिंक है, डिसेंडिंग लिंक, ये पैसिव मूवमेंट में इन्वॉल्व है, वाटर की मूवमेंट में इन्वॉल्व है। तो वाटर की मूवमेंट के लिए आमतौर पे हम ऐसी जगह या ऐसी प्लेस यूटिलाइज होती है जो कि मोस्टली लेस लेयर जी, मैं कि आमतौर पे वाटर की एब्जॉर्प्शन या ऑस्मोसिस के लिए वो प्लेस यूटिलाइज होती है जहाँ सेल्स की कम लेयर्स होती है। ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए वो जगह यूज होती है जो कि बेटा एक्चुअली ना बाहर कंस्ट्रक्शन हो रही है, अब मैं उन्हें काफी माइक बंद कर लो फिर आपको सही आवाज आएगी। हाँ, एक तो आप लोग अपना माइक म्यूट कर लें, फिर आपको सही आवाज आएगी। जी, अब मैं ये बता रहा हूँ कि वो थिन इसलिए
है कि वहां से ऑस्मोसिस होनी, आउटफ्लो ऑफ वाटर, और वाटर के आउटफ्लो के लिए आमतौर पे जो लेस आप कह लें कि लेस थिक यानी कि थिन बार्स यूटिलाइज होती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आमतौर पे थिक एरिया यूटिलाइज हो रहा होता है। ठीक है जी। और चूंकि वो लेस परमिएबल या नॉट परमिएबल फॉर वाटर है, इसलिए वो थिक है। ठीक है ना। और जो थिन है वो आपके पास वाटर के लिए परमिएबल है जी। अब यहाँ तक इससे रिलेटेड जो आपके पास यूरिनरी सिस्टम है, नेफ्रॉन का फंक्शन है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम, देन मैं आगे मूव करता हूँ। जी जी सर यूरेटर ओरिजिनेट फ्रॉम हाइलस ही होगा फिर? जी बेटा, ये देखें इसमें ये है ना कि अगर आप कहते हैं कि यूरेटर लीव्स किडनी फ्रॉम, वो हाइलस है, लेकिन अगर आप बात करेंगे कि स्ट्रक्चर वाइज, स्ट्रक्चरली जो आपके पास यूरेटर है इट इज ओरिजिनेटेड, यानी कि अगर आप स्ट्रक्चरली कहें तो ये आपके पास इसकी पेल्विस की एक आप कह सकते हैं कि आगे एक्सटेंशन है, पेल्विस की एक्सटेंशन है। लेकिन अगर आप ओरिजिनेट फ्रॉम किडनी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये हाइलस से ही ओरिजिनेट हो रहा है, ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम हाइलस। ठीक है। पेल्विस पीछे रह जाता है, पेल्विस पीछे रह जाता है, हाइलस ये जगह है जहां से ओरिजिनेट। मैंने आपको बताया कि हाइलस की डेफिनेशन ही हम ये करते हैं, द पॉइंट फ्रॉम वेयर ब्लड स्ट्रक्चर एंटर एंड लीव द किडनी। जी बच्चे। सर हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड को क्यों कंसंट्रेटेड करना चाहते हैं? मतलब हमें तो यूरिन ही कंसंट्रेटेड चाहिए। जी जी, यूरिन कंसंट्रेटेड कैसे होगा? वाटर एब्जॉर्ब होगा। तो वाटर एब्जॉर्ब कब होगा? वाटर एब्जॉर्ब कब होगा? जब बाहर वाला इंटरस्टिशियल एनवायरनमेंट कंसंट्रेटेड होगा। बात समझें कि यूरिन आपके पास यहाँ यूरिन फ्लो कर रहा है, यहाँ वो यूरिन या आपके पास फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है, आप कहते हैं हम इसे कंसंट्रेटेड करना चाह रहे हैं। इसको कंसंट्रेटेड करना है तो इसका मतलब यहाँ से पानी बाहर निकले। पानी तब भी बाहर निकलेगा जब यहाँ बाहर वाली चीज कंसंट्रेटेड होगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंसंट्रेटेड होगा। तो इसलिए आप क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कंसंट्रेटेड करते हैं ताकि पानी जो है वो इस फिल्ट्रेट में से फ्लो करती है। जी सर, आगे समझ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सर बस एक लास्ट क्वेश्चन था। जी जी सर किडनी के अंदर सर कोर्टिकल नेफ्रॉन और जैसा मेडुलरी नेफ्रॉन है सर, इनकी कंसंट्रेशन क्या, परसेंटेज क्या होगी किडनी में? एक्चुअली इनकी जो परसेंटेज है दैट डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनिजम्स जो आपके पास इन्वायरमेंट होता है, कहाँ वो टेरेस्ट्रियल है, वो बहुत हाईली जो वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वहाँ क्या हो। तो इसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन तो मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्ट क्या होती है, लेकिन ये होता है कि जो आपके पास डेजर्ट वगैरह में रहते होते हैं वहाँ उनमें इनकी क्वांटिटी, इनकी तादाद ज़्यादा होती है जो कि एक्स्ट्रा मेटल होते हैं। जी जी सर, आपने फिल्ट्रेशन में बताया कि सिक्रीशन ऑफ हाइड्रो H पॉजिटिव होती है और एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट्स होती हैं, ठीक है, लेकिन आपने बताया कि ये मेनली DCT करता है, प्राइमरी फंक्शन है। सर आपने अदर जो स्ट्रक्चर्स बताए हैं वो कौन से हैं बता दें। जी, अदर इसमें आपके पास लूप ऑफ हैंडले भी है, प्रॉक्सिमल टिब्यूल भी, और इवन आपके पास वो कलेक्टिंग टिब्यूल्स। जी और कोई क्वेश्चन? सर आपने क्या बताया था कि यूरेटर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? बेटा मैं यूरेटर की बात कर रहा था कि अगर आप किडनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम हाइलस की डेफिनेशन ये करते हैं कि दैट इज द पॉइंट, दैट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंटर एंड लीव द किडनी, कि जहाँ से वो किडनी में एंटर होते हैं या लीव करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये किडनी में से ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? कि अगर किडनी की बात करते तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम हाइलस। जी सर आउट ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चन है कि सर कल तो जुमा है सर कल 2 बजे फिर क्लास स्टार्ट होगी हमारी?
नहीं, कल मेरे ख्याल में वो आपको टाइम टेबल पे बता देंगे। और दूसरा जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है ये मैं आपसे परसों फिर डिस्कस करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया। अगर आप कहते हैं तो मैं आगे स्टार्ट कर देता हूँ, नहीं तो वो हम परसों बेस्ट के साथ। नो सर, थक चुके जी जी मुझे पता है कि आप थक चुके हैं अभी। जी जी मुझे पता है, मैंने इसलिए इस चीज़ पे अभी और मैं नहीं जा रहा। सर ठीक है ना सर, जो सर टेस्ट होगा सर वो यहाँ तक ही होगा? नहीं वो कंप्लीट होगा, इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये सेंड जो किया है ना, जो आपको मैंने हैंड आउट सेंड किए, इंशाल्लाह इनको पढ़ लीजिएगा। इन्हीं में से मोस्टली चीज़ें होती हैं। एक्चुअली जो आपके पास एक बच्चा पूछ रहा था, तो आम तौर पे जो इनकी अक्रेंस होती है वो जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन 15% होते हैं और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स 85% होते हैं इनकी जो अक्रेंस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी जी और आपके पास जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है, मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ जो आप बता रहे थे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और फर्दर ये है सर कि हमें भी सर हमें भी सर ने यही बताया था कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होती है वाटर की। जी सर। बेटा वाटर के अदर देन वाटर मैं देखता हूँ जहाँ से मैंने पढ़ा है, मैं आपको वो रेफरेंस दे दूंगा कि मैंने इस जगह से पढ़ा है। और अगर मैं मतलब रॉन्ग हुआ तो ज़ाहिर है बेटा एक्सेप्ट करूँगा, मैं आपका कंसेप्ट नहीं खराब करूँगा। मेरी अना से ज़्यादा आपका कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इंशाल्लाह देख लेते हैं, मिल के चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलें जी, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपना ख्याल सर अभी रखिएगा। हम फिर इसका क्या लगाएं, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन वाटर अकर्स एट वाटर जी मैं ये आपको कर देता हूँ, मुझे सिर्फ आता होना घंटा। अगर एमसीक्यूज आ गए टेस्ट में तो फिर हमने एक तो लगाना। जी वो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ एनडे में ही होती है, लेकिन अभी तक आप यही रखें, ठीक है। लेकिन मैं आपको फर्दर बताता हूँ, ठीक है। सर लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लूप में होती है ना मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जी डिसेंडिंग